वेलकम एवरीवन, दिस इज़ तमन्ना धीर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें हमने बात की थी ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लीव किया था, लेफ्ट किया था, तब उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी, जिसमें हर प्रिंसली स्टेट को एक ऑथराइजेशन मिल गई थी अपने विश के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को ज्वाइन करने की या खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की। तो इनिशिएटिव किसने लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उन्होंने क्या किया था, अपने एफर्ट्स के साथ कंट्रीज उन स्टेट्स को मर्ज किया था इन इंडियन यूनियन। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ स्टेट्स जो थी वो क्या कर रहे थे, वो एक डिफ़िकल्टी अराइज कर रहे थे रिगार्डिंग द मर्जर ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि वो तैयार नहीं थे मर्ज होने को इंडियन यूनियन में। तो वो जो स्टेट्स थी वो थी जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद एंड मणिपुर। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनमें से कुछ स्टेट्स के बारे में। तो हमारा जो अभी का पहला टॉपिक है वो है अबाउट हैदराबाद। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हैदराबाद की। नाउ द रूलर ऑफ हैदराबाद वाज निज़ाम। निज़ाम जो थे वो हैदराबाद के रूलर थे। और हैदराबाद जो है उस टाइम का प्रिंसली स्टेट जो था वो सबसे बड़ा था। इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट। नाउ अब आज का जो हैदराबाद है ऐसा हैदराबाद नहीं था। एट दैट टाइम हैदराबाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है इंक्लूडेड था। इनके कुछ पार्ट्स जो हैं इन स्टेट्स के वो भी हैदराबाद में इंक्लूडेड थे। मींस क्या था कि अगर हैदराबाद जो है वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन ना करता और इंडिया से अलग हो जाता तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की कनेक्टिविटी थी किसके साथ, सदर्न रीजन के साथ, सदर्न पार्ट के साथ, वो क्या हो जाती, वो ब्रेक हो जाती। सो बेसिकली निज़ाम जो था वो नहीं चाहता था इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना। वो क्या चाहता था, वो चाहता था अपनी ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि हैदराबाद थी। नाउ अब उन्होंने क्या किया, निज़ाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत ट्राई किया कन्विंस करने का निज़ाम को, लेकिन वो नहीं माने और वो अपने डिसीज़न पे जो है अडिग रहे कि मुझे इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना है। नाउ व्हाट ही डिड, ही एंटर्ड इनटू अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था ये निज़ाम ने शुरू किया और इसकी वैलिडिटी उन्होंने क्या रखी, 1 साल रखी। यानी कि नवंबर 1947 में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया और कहा कि चलो एक बारी के लिए क्या करते हैं, हम ट्रेड रिलेशंस जो हैं उनको एज़ यूजुअल सिमिलर रखते हैं 1 साल के लिए और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। नाउ इन द मीन टाइम उस टाइम पे क्या हो रहा था, ऑन द ऑपोजिट साइड जो लोग थे पर्टिकुलरली हैदराबाद के, और हैदराबाद में भी एक रीजन है तेलंगाना रीजन, इसके जो लोग थे वो क्या थे, वो बहुत डिस्टर्ब्ड थे। किससे? निज़ाम के रूल से। वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे, बहुत ज़्यादा वो दुखी थे निज़ाम के रूल से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की अगेंस्ट द निज़ाम रूल। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक उन्होंने प्रोटेस्ट जो है शुरू किया निज़ाम के अगेंस्ट। अब ऑब्वियस था कि निज़ाम जो है इसके लिए चुप नहीं बैठने वाले थे। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वॉज द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। यानी कि जो कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस जो थे वो भी क्या कर रहे थे, वो लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि निज़ाम जो है जो उनका जो मेन टारगेट था वो बहुत सारे लोग जो है सफ़र कर रहे थे। एट द रिस्पॉन्स टू इट निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम ने जो अपनी मिलिट्री है, उनकी मिलिट्री का जो नाम था उनका नाम था रज़ाकर। तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को जो है पावर दी उस सिचुएशन को क्या करने की, डील करने की। अब ऑब्वियस सी बात थी कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को पावर दी। अब उनकी मिलिट्री ने क्या शुरू किया, उनकी मिलिट्री ने जो है उस सिचुएशन को बहुत ही क्रूएलिटी के साथ जो है डील करना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट शोइंग देयर एट्रोसाइट्स। अब क्या हो रहा था, उनको कोई भी अपनी बाउंड्री नहीं पता थी, वो जो उनके मन में आता था वो कर रहे थे। एज अ रिजल्ट लाखों लोग मारे गए, रेप हुआ, लूट हुई, बहुत सारे जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया। अब फाइनली लोगों ने क्या किया, लोगों ने गुहार लगाई, लोगों ने प्लीड किया इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने को कि उन्हें किसी तरह जो है बचाया जाए। एट दिस इसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी को एक
टेक ओवर करने को कहा। उन्होंने कहा कि आर्मी को जो है इंटरफेयर करना चाहिए इसमें, और उनकी जो आर्मी थी यानी कि निज़ाम की जो मिलिट्री थी रज़ाकर, उनको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन, एंड इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम फोर्सेस। यानी कि सितंबर 1948 में क्या हुआ, निज़ाम की जो मिलिट्री थी उसको इंडियन आर्मी ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। एज अ रिज़ल्ट निज़ाम ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और निज़ाम ने फाइनली क्या किया, एग्रीमेंट दिया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को क्या करेंगे, साइन करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ हैदराबाद जॉइंड इंडियन यूनियन। ऐसे जो है हैदराबाद का एक्सेशन हुआ इंडिया में। सो ये था हैदराबाद के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। नाउ द नेम ऑफ द किंग ऑफ मणिपुर वॉज बोधचंद्र सिंह। जो मणिपुर के राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। अब हालांकि जो मणिपुर के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि उन्हें इंडियन इकोनॉमी या इंडियन यूनियन में क्या किया जाए, मर्ज किया जाए। नाउ व्हाट हैपेंड, महाराजा बोधचंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी रखी कि जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, जो भी उनका इंटरनल अफेयर्स है मणिपुर के, वो क्या किए जाएंगे, वो मेंटेन रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबल टर्न होने के लिए एक एश्योरेंस जो है लिया। नाउ व्हाट हैपेंड, although the people of India was not so interested to join the Indian Union, the people imposed a pressure on Maharaja। अब वहाँ के लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने एक पब्लिक ओपिनियन देने के लिए महाराजा पर जो है प्रेशर बनाया कि वो क्या करें, वो मणिपुर में इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवाएं, इलेक्ट करवाएं। एज अ रिजल्ट इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट हुए इन जून 1948 एंड स्टेट को क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया गया। राजा जो है उसे क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा बना दिया गया। इसके साथ ही मणिपुर जो है वो क्या थी, इट वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। ये क्या होता है, व्हेन अ पर्सन ऑफ 18 ईयर्स और अबव कैन कास्ट अ वोट, यानी कि एक 18 साल या उससे ज़्यादा एज का पर्सन जो है वोट कर सकता है, उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो मणिपुर क्या था, मणिपुर जो है वो बेसिकली पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने इलेक्शन जो है इस कंसेप्ट पे करवाई। नाउ अब वहाँ पर आफ्टर इलेक्शन जो है क्या हुआ, आफ्टर इलेक्शन फाइनली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बढ़ी। नाउ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की वो भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे इंडिया के साथ मणिपुर को मर्ज करने के लिए। अब स्टेट कांग्रेस जो है वो फिर भी चाहती थी कि इंडिया और मणिपुर का क्या हो, मर्ज हो, यूनियन हो। अब अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसके ऑपोजिशन में थी। स्टिल अभी भी क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो राजा पर, महाराजा पर क्या कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को क्या करें, साइन करें और इंडिया और मणिपुर को मर्ज कर दें। एंड फाइनली दिस हैपेंड, the government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into signing the merger agreement। और ये कब हुआ, ये हुआ सितंबर 1949 में। सितंबर 1949 में फाइनली जो है गवर्नमेंट ने किसी तरह भी राजा को क्या किया, कन्विंस किया और उन्होंने उनसे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन करवा लिया। नाउ पीपल वॉज क्वाइट अनहैप्पी विद दिस। जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लोग जो थे वो क्या थे, नाखुश थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करें। वो चाहते थे कि उनका जो स्टेट है वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। एंड एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है एंगर, रिसेंटमेंट जो है मणिपुर के लोगों में क्या हुई, रेज हुई। इवन आज के टाइम तक भी जो इंडिया और मणिपुर के जो रिलेशंस हैं उनमें स्टिल ये रिफ्ट आता है, उनमें स्टिल ये बात आती है कि जो मणिपुर की जो इंडिपेंडेंस है वो क्या है, वो जस्टिफाइड नहीं है। यानी कि उसे क्या किया गया है, उसे किसी ना किसी तरह जो है
मर्ज किया गया है इंडिया के साथ, वो लोगों की ओपिनियन या वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ओपिनियन के साथ नहीं हुई है। सो ये जो केस था ये था हैदराबाद और मणिपुर का केस कि कैसे जो है इनको मर्ज किया गया इंडियन यूनियन के साथ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द प्रॉब्लम डिड नॉट एंडेड हियर, यानी कि इंटीग्रेशन जो था प्रिंसली स्टेट्स का, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हुई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ एन इंटरनल बाउंड्री और डिवीज़न ऑफ व्हाट ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में क्या है, बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे लैंग्वेज जो है लिंग्विस्टिक टीम्स के पार्ट्स के जो हैं लोग रहते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिडंट केम टू एन एंड विद द पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब चैलेंज क्या था? चैलेंज था इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, यानी कि इंडिया जो है उसके अंदर ही स्टेट्स को फॉर्म करना। एंड ये जो मैटर था ये सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स का नहीं था, क्योंकि बाउंड्रीज़ को डिवाइड करने के लिए, बाउंड्रीज़ को क्रिएट करने के लिए कुछ बेस चाहिए था। और वो बेस क्या था? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किस में थी? लैंग्वेजेस और कल्चरल जो थी ये डाइवर्सिटीज़ थी। तो द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड, यानी कि बिना यूनिटी को अफेक्ट किए जो है लोग जो हैं हैप्पीली और प्रॉस्पेरिली जो हैं अपने एरियाज़ में रह पाए, ये हमने बेस रखना था उस टाइम पे। नाउ अब कॉलोनियल रूल जो था, ब्रिटिश रूल जो था, उस टाइम पे भी स्टेट बाउंड्रीज बनी थी, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि वो स्टेट बाउंड्रीज किसके बेस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरीज रूल्ड बाय प्रिंसली पावर्स, यानी कि वो जो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली पावर्स जो हैं इनके रूल पे जो हैं वो स्टेट्स बनी थी। नाउ आर नेशनल मूवमेंट, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें क्या हुआ? Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle on as the basis of formation of states। यानी कि उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स थे, हमारी जो ऑथराइजिंग जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सारे प्रिंसिपल्स को खारिज कर दिया और ये जो है एक आश्वासन दिलाया कि अगर जो रीजन्स बनेंगी वो किसके बेस पे बनेंगी? वो लैंग्वेज पे या कल्चरल बेस पे ही बनेंगी। इनफैक्ट 1920 में एक कांग्रेस ने एक नागपुर सेशन जो है एग्जीक्यूट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, और जिसका प्रिंसिपल जो था क्या था? वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। यानी कि 1920 के जो नागपुर सेशन के बाद जो है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है क्या हो गई थी? कंसीडर की गई थी, फिक्स की गई थी कि प्रिंसिपल जो रहेगा, जो प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या रहेगा? वो लैंग्वेज और कल्चर ही रहेंगे। बट हमारे जो लीडर्स थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी, B.R. अम्बेडकर जी, ये फेवर में नहीं थे कि किसी भी तरह से जो है इस तरह का डिवीज़न किया जाए। नाउ द थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे। अब हमारे लीडर्स को क्या लगा? हमारे लीडर्स को जो है ऐसा लगा कि अगर स्टेट्स का जो है डिवीज़न कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को अफेक्ट करेगा, इंडिया की यूनिटी को अफेक्ट करेगा। दे समवेयर बिलीव्ड दैट डिवाइडिंग द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर विल थ्रेट द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड पीपल विल गेट डिवाइडेड। लोग जो क्या करेंगे? वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसरप्ट कर देंगे इकोनॉमी को। तो उन्होंने इसको क्या कर दिया? एक बारी के लिए इग्नोर कर दिया। उन्होंने इस पर्पस को, इस प्रिंसिपल को एक बारी के लिए डिले कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या लग रहा था? उनके अकॉर्डिंग ये था कि अभी इस मैटर को पोस्टपोन करना जो है ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, प्रिंसली स्टेट जो हैं उनको मर्ज किया गया है, साथ ही साथ जो पार्टीशन है उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो क्या है? स्टिल फ्रेश है। तो उन्होंने इन मैटर को क्या करना बेहतर समझा? पोस्टपोन करना ही बेहतर समझा। बट एक कंट्री जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ पर इतनी वैरायटी है, क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न को ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर पोस्टपोन किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हुआ भी क्या? सिमिलरली जो डिसीज़न था, यानी कि जो वहाँ पे उस टाइम
पे पोस्टपोन हुआ था डिसीजन का, उसे क्या किया गया, उसे जल्दी ही चैलेंज किया गया लोकल लीडर और पीपल्स के द्वारा। और फाइनली क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बेसिकली जो प्रोटेस्ट थे वो कहाँ शुरू हुए, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में। पहले क्या था, पहले मद्रास प्रोविंस जो है वो थी। अब मद्रास प्रोविंस जो हैं उनमें क्या क्या इंक्लूडेड था, उसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका के पार्ट्स थे। आज जो हैं ये अलग अलग स्टेट्स हैं। हम पहले की बात कर रहे हैं कि मद्रास प्रोविंस में पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका के पार्ट्स थे। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है एक डिमांड रेज़ कर दी। लोगों ने जो है राइट्स के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू एक डिमांड रेज़ की कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक अपना सेपरेट स्टेट चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विशाल आंध्रा मूवमेंट की। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि विशाल आंध्रा मूवमेंट जो है उसमें क्या डिमांड रेज की गई थी, इट वाज अ मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा। ये जो मूवमेंट है ये लोगों द्वारा रेगुलेट किया गया, अराइज किया गया, कॉज दे वर्ड इनटू अ डिमांड ऑफ सेपरेट आंध्रा। उन्हें ये चाहिए था, वो चाहते थे कि एक तेलुगु स्पीकिंग जो जोन है, जो एरियाज़ हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें मद्रास प्रोविंस से अलग कर दिया जाए और उन्हें एक नया प्रोविंस जो है दे दिया जाए और उसका नाम क्या हो, आंध्रा प्रोविंस। यानी कि बेसिकली वो चाहते थे अपना खुद का एक स्टेट आंध्रा प्रदेश के नाम से। नाउ अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी कहाँ की, आंध्रा रीजन की, वो इस डिसीज़न के फेवर में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो पीएम थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो इस चैलेंज को, वो इस डिसीज़न को, वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिमांड टू क्रिएट अ सेपरेट आंध्र स्टेट। नाउ अब वहाँ पर एक और हम बात करेंगे एक और पर्सन की, जिनका नाम मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नाउ कांग्रेस लीडर जिनका नेम क्या था, पोती श्रीरामुलु। यहाँ पर जो है एक कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। वो क्या चाहते थे, वो एक कांग्रेस लीडर थे और वो चाहते थे आंध्र प्रदेश का एक सेपरेशन। ही वांटेड टू फुलफिल हिज डिमांड ऑफ सेपरेट आंध्रा एनी हाउ। वो किसी भी तरह चाहते थे कि एक सेपरेट स्टेट जो है आंध्र प्रदेश की बनाई जाए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही वेंट ऑन एन इनडेफिनाइट फास्ट। उन्होंने एक जो फास्ट है, एक व्रत जो है शुरू किया, एक इनडेफिनाइट यानी कि एक अनलिमिटेड पीरियड का। एंड आफ्टर 56 डेज ही गॉट डाइड। ये जो फास्ट है ये उन्होंने कंटिन्यू किया 56 डेज तक, एंड इट लेड टू हिज डेथ। इस फास्ट की वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। नाउ बट ऑब्वियस दिस लेड टू एंगर एंड वायलेशन अमंग द पीपल ऑफ आंध्रा रीजन। अब ये जो है इस प्रॉब्लम ने क्या कर दिया था, एक बहुत ही बुरा सीन क्रिएट कर दिया था। लोगों में क्या हो गया था, लोगों में गुस्सा, लोगों में वायलेशन जो है वो रेज हो गया था, एंड पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट्स। लोग जो हैं बाहर आ गए थे अपने घरों से और एक तरह से जो है रिवॉल्ट शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, कईयों ने अपनी जान गंवा दी पुलिस फायरिंग में। यानी कि बेसिकली जो मद्रास का जो सिनारियो है वो बहुत से ज़्यादा क्या हो गया था, ख़राब हो गया था। इवन जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने भी क्या कर दिया था, उन्होंने भी अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दिया था। दे इवन रिज़ाइन देयर जॉब्स। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस फाइनली मेड PM Jawaharlal Nehru agreed for what? For separation of Andhra Pradesh. And finally December 1952 को एक न्यू जो स्टेट है वो बिल्टअप हुआ एज आंध्र प्रदेश। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया और फॉर्मेशन हुआ सेपरेट आंध्र स्टेट का दिसंबर 1952 में। अब ये जो है आपकी बुक में मैप है, इसमें आप देख सकते हैं इंडिया का जो मैप है, दैट टू आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। 1961 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके बाद का ये मैप जो है आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। साथ ही आपकी बुक्स में जो है ऐसे कुछ कार्टून्स भी गिवन हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कार्टून्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन्हें जो है नोट डाउन करते रहिएगा। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश
स्पर्ड द स्ट्रगल। अब ऐसा तो नहीं था कि आंध्र जो है वो स्टेट बन गई तो बाकी स्टेट जो है वो चुपचाप बैठी रहेंगी, नो। दिस अर्ज्ड अदर स्टेट्स ऑल्सो टू रेज देयर डिमांड एंड लेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यानी कि बाकी स्टेट्स ने भी क्या किया, बाकी स्टेट्स ने भी डिमांड रेज करनी शुरू कर दी। एंड फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ, दी स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो है फॉर्मेशन किया। कब, इन 1953। अब इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मेन प्रिंसिपल क्या था, इनका मेन प्रिंसिपल था कि जो डिवीज़न होना चाहिए स्टेट्स का वो किस बेस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए कुछ होमोजीनियस, यानी कि उनकी लैंग्वेज और कल्चरल के बेस पे। ये जो कमीशन है इसको क्या हुआ, इसको अप्रूवल मिला, ये कमीशन जो है पास हुआ 1956 में। इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी कि जो बाउंड्रीज़ हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की उसके बेस पे इंडिया का डिवीज़न होना चाहिए, उसे अप्रूवल मिला और एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास हुआ 1956 में। एंड आफ्टर दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फाइनली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड। यानी कि उसके बाद जो है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का जो है क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। एंड एज यू नो दीज 14 स्टेट्स हैव नाउ कन्वर्टेड इनटू 29 स्टेट्स। तो ये जो डिमांड थी वो क्या हो रही थी, वो चलती जा रही थी, इवन आज भी चल रही हैं। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्हें डिवाइड किया जा चुका है, जैसे कि अब जो काउंट है वो 29 पहुंच गया है, और स्टिल अभी भी बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनकी डिमांड जो है पाइपलाइन में है। आफ्टर दैट हम जो इसमें पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेमोक्रेसी। अब इंडिया में क्या था, डेमोक्रेसी थी, तो जो डिमांड है, जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी किसके बेस पे बिल्टअप होनी चाहिए थी, वो भी डेमोक्रेसी के बेस पे बिल्टअप होनी चाहिए थी। एंड डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि इम्पोजिशन हो, किसी भी चीज़ को क्या है इम्पोज किया जाए, ज़बरदस्ती जो है लागू किया जाए। डेमोक्रेसी ही जो है वो सबका वेलफेयर, गुड सेक जो है वो कंसीडर करती है। Now, one of the most important concerns in the early years was that demand for separate states would endanger the unity of the country। जैसे कि हमने अभी पहले बात की कि ऐसा लग रहा था कि जो डिमांड है सेपरेट स्टेट्स की वो कहीं ना कहीं यूनिटी जो है हमारी कंट्री की उसको क्या करेंगी, थ्रेट करेंगी, डेंजर करेंगी। ऐसा लगा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट जब बन जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, लोग जो है सेपरेटिज़म को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे और प्रेशर्स बनाएंगे एक न्यूली फाउंडेड नेशन पे, यानी कि अपनी एक खुद से स्टेट और अपनी खुद से एक रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए वो फोर्स करेंगे। बट फाइनली जो है क्या हुआ, एक फेवर मिला लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने के बाद, यानी कि लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया उस रीजनल और लिंग्विस्टिक चेंज को, और जो थ्रेट था डिवीज़न और सेपरेटिज्म का वो क्या हुआ, वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। उसके अलावा जो हमारे रीजनल डिमांड्स थे और जो फॉर्मेशन थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के, उसे क्या किया जाने लगा, उसे एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लुक फॉरवर्ड किया जाने लगा कि ठीक है हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है, तो क्यों ना रीजन्स को भी जो है वो डेमोक्रेसी की पॉलिसी जो है वो अप्लाई करने का मौका दिया जाए। अब लगभग जो है क्या हो चुका है, 50 ईयर्स हो चुके हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने को, लेकिन अभी भी क्या है कि ऐसी कोई हमारी जो हम एक जो कहावत कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बड़ी प्राउडली उस चीज़ को शो करते हैं बिकॉज येस दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर। सो येस, वो जो थ्रेट था, वो जो एक डर था, वो क्या हो चुका था, वो ख़त्म हो चुका था। एंड जो फॉर्मेशन था इन स्टेट्स का वो क्या कर रहा था, वो हमारी सोच को, इवन सारे जो लोग थे उनकी सोच को चेंज कर रहा था और कुछ अलग ही व्यू पॉइंट से उसे अब देखा जाने लगा था। अब पॉलिटिक्स एंड पावर का जो पाथ था वो क्या हो गया था, वो सबके लिए ओपन हो गया था। इसके अलावा जो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ने कुछ यूनिफॉर्म, कुछ सिमिलर बेसिस जो हैं वो दे दिए थे सभी स्टेट्स को, और ये किसी भी तरह के डिसइंटीग्रेशन या किसी भी तरह के सेपरेशन के लिए जो है वो एक रीज़न नहीं बना, और जैसा डर लग रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली सबसे ऊपर जो है लिंग्विस्टिक स्टेट ने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है इस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को, ये जो डिफरेंस था, ये जो वेरिएशंस था, इसके प्रिंसिपल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और
अब हम कह सकते हैं कि जब इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर रहा है, ना ही इसका मतलब ये था कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया ने सिर्फ इसलिए अडॉप्ट की थी क्योंकि वो फॉर्मेट ऑफ इलेक्शंस को जो है क्या करना चाहता था, कंडक्ट करना चाहता था, बल्कि जो स्कोप था हमारी डेमोक्रेसी का वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद जो है आप चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे, दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जो आपके ईयर्स गिवन है, आपको डेट्स गिवन है कि कब कब जो है क्रिएशन हुआ न्यू स्टेट्स का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं सिर्फ आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स ही यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गुजरात की, जो कि कब क्रिएट हुए, 1960 में। उसके बाद पंजाब जो है वो, उसके लिए जो स्टेटहुड जो है वो हुआ लगभग 1966 में, यानी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है उसको क्या कर दिया गया, उसको पंजाब स्टेट की टेरिटरी से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आफ्टर दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है वो हुआ इन नॉर्थ ईस्ट। कब हुआ, 1972 में। तो मेघालय जो है वो असम से अलग किया गया 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा जो है उसको भी क्या किया गया, वो भी एज अ सेपरेट स्टेट इमर्ज हुए इसी साल में, यानी कि 1972 में ही। अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम जो हैं वो फॉर्म हुए 1987 में। नागालैंड जो हैं वो 1963 में। तो बेसिकली लैंग्वेज जो है वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है उसका क्या कहा, उसका एक अच्छा बेस बना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है पुराने टाइम में, यानी कि आज़ादी के कुछ साल बाद तक ही ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। इवन 3 स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल, ये कब बने, इन द ईयर 2000। और अभी भी ये स्टोरी जो है ये एंड नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे रीजन्स हैं कंट्रीज़ में जहाँ पे ये मूवमेंट्स जो हैं, जहाँ पर ये जो डिमांड है रिगार्डिंग सेपरेट एंड स्मॉल स्टेट, ये क्या है, एक्टिव है। जैसे कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, विदर्भा इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। ये अभी वो एरियाज़ की हमने बात की है जिनकी जो मूवमेंट्स क्या हैं, पाइपलाइन में हैं, जो अभी भी ऐसी मूवमेंट्स को एक्टिव कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सेपरेट जो है स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन अथॉरिटीज़ एंड डेमोक्रेसी। सो दिस वॉज ऑल फॉर द चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा सुनिए। बाकी जब आप चैप्टर की रीडिंग लेंगे तब आपको जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो और भी अच्छे से होगी। सो डू रीड एंड थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू द वीडियो एंड लिसनिंग द वीडियो प्रॉपरली। थैंक यू एवरीवन।